नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी जंक्शन में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट और फैक्ट। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में इसके उपभाग हैं। पहला भाग जो है उसमें क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वो बंद किया गया है। और दूसरे भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। और भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी है, जबकि 4 काम है पूर्ण कर्तव्य है। भाग 5 में संघ के बारे में है, अर्थात संघ की कार्यपालिका विधायिका के बारे में। और भाग 6 में राज्य के बारे में बंद है, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के बारे में है। जबकि भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है। और भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब यूटी के बारे में। ये 3 लगातार हैं जो इम्पोर्टेंट है। 5 में क्या है, संघ के बारे में, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और 6 में है राज्य के बारे में। और 7 को समाप्त कर दिया गया है। और 8 में तुम्हारा यूटी के बारे में। सबसे ऊपर संघ है, फिर राज्य है, 7 को ख़त्म कर दिया गया, 8 में यूटी के बारे में। फिर उसके बाद भाग 9 जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतें भाग 9 में जोड़ी गई। जबकि 9 का में नगर पालिका, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। फिर उसके बाद सहकारी समितियों को भाग 9 खा में जोड़ा गया है। 9 खा ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 10 SC/ST क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है, जबकि भाग 11 संघ और राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान करता है। भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध है, जबकि भाग 12 में वित्तीय संबंध है संघ और राज्य क्षेत्र का। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है भाग 14। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का में अधिकरण है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और फिर 323 का और खा, इसके तहत आर्टिकल जोड़े गए। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में है। सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम निर्वाचन आयोग बहुत चर्चा में है। जबकि भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। बल्कि उसके बाद है भाग 18 राजभाषा के संबंध में आपातकालीन उपबंध, भाग 17 राजभाषा के बारे में। भाग 17 राजभाषा के बारे में, जबकि भाग 18 आपातकालीन उपबंध। भाग 20 में संविधान संशोधन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब देखें इम्पोर्टेंट आर्टिकल, उससे संबंधित फैक्ट कॉन्सेप्ट। ये बेयर एक्ट है, संविधान जो छापती है, इसलिए इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं और ये रिलायबल सोर्स है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में दिया है संघ राज्य क्षेत्र, और उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 1 भाग 1 और अनुसूची 1 तीनों जगह संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा, राज्यों का राज्य क्षेत्र, यूटी का राज्य क्षेत्र, और जो भी भाग अर्जित किए जाएं, जैसे सिक्किम का अर्जन किया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान आर्टिकल 1 में दिया गया, जबकि आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, जैसे एग्जाम्पल है सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। फिर आर्टिकल 3 इम्पोर्टेंट है, इसमें नए राज्यों का निर्माण, जैसे उत्तराखंड को यूपी से अलग करके बनाया गया। इसकी प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित राज्य को ऐसा प्रस्ताव भेजेगा और समय सीमा देगा। फिर उसके बाद भाग 2 इम्पोर्टेंट है, जो कि नागरिकता से संबंधित है। इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल 11 है, जिसमें संसद को यह अधिकार है कि
वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। और संसद ने कानून बनाया 1955 का नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम। इसी के अंतर्गत नागरिकता कैसे अर्जित की जाएगी और कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होगी, इसका प्रावधान किया गया है, इस एक्ट में किया गया है, ना कि संविधान में। फिर उसके बाद है फंडामेंटल राइट, जो कि भाग 3 में दिया है। इसमें भाग आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा में शामिल होगा राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार और पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट है इससे संबंधित, पंचायती राज, नगर पालिका और अन्य अन्य में जो भी शामिल होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताएगा कौन कौन सा राज्य के अंतर्गत आएगा। समानता ये देखें, जिस संस्था को राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार वित्त पोषित करती है वो राज्य के अंतर्गत आएगी। फिर आर्टिकल 13 में ये याद रखें, न्यायिक पुनर्लोकन है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को न्यून करती है या ख़त्म करती है। फिर उसके बाद है समानता का अधिकार, 14 से 18 तक है। 14 में है विधि के समक्ष समानता। फिर उसके बाद भाग 15 में है राज्य विभेद नहीं करेगा, किन आधारों पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 15 में दिया गया है। जबकि आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी में विभेद नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और लेकिन क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो ये कुछ संविधान में परिभाषित अस्पृश्यता को नहीं किया गया है, ये याद रखिए, क्वेश्चन बनता है। फिर आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 19 से 22 तक है। 19 में है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जबकि 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसी के अंतर्गत मतलब किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं होंगे, जबकि अन्य आर्टिकल समाप्त किए जा सकते हैं। फिर 21 में 21 का जोड़ा गया 86 संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार होगा कि राज्य उसे शिक्षा दे, और इसके लिए कोर्ट केस भी हो सकता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया गया है। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो उसे न्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर ही प्रस्तुत करना होगा। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 23 और 24। 23 में है किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है और बिना वेतन के काम नहीं कराया जा सकता है। फिर आर्टिकल 24 है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता 24, इसमें 25 से 28 है। 25 में क्या कहा गया है? 25 में कहा गया है धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता है। जबकि 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में करों के संदाय की स्वतंत्रता। और 28 में है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पे प्रतिबंध है। और ऐसी शिक्षा अगर दी जा रही है किसी धार्मिक शैक्षिक संस्थान में, तो वहाँ में व्यक्ति को उपस्थित या अनुपस्थित होने का अधिकार है। फिर उसके बाद है जो फंडामेंटल राइट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसमें 2 आर्टिकल 29 और 30 इंपॉर्टेंट है। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और अल्पसंख्यक कौन कौन इस आर्टिकल में आएंगे? भाषाई भी अल्पसंख्यक आता है, ना कि धार्मिक। 2 प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख है, भाषाई और धार्मिक। फिर आर्टिकल 30 में है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कौन कर सकता है? अल्पसंख्यक कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी देख सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसमें 5 प्रकार की रीत हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और तुम्हारा है और उत्प्रेषण।
बंदी प्रत्यक्षीकरण पब्लिक और प्राइवेट पर्सन दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, जबकि परमादेश सिर्फ पब्लिक पर्सन अर्थात सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। जबकि जबकि तुम्हारा प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और ये उत्प्रेषण ये तुम्हारी अधीनस्थ अधीनस्थ जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। कब जारी की जाएगी? प्रतिषेध जब मामला सुनवाई से पूर्व, और जबकि उत्प्रेषण ये सुनवाई के समय या सुनवाई के पश्चात जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय कोई अधिकारिता नहीं रखता है, उस पर सुनवाई कर रहा है तो ये दोनों रीट जारी की जा सकती हैं। फिर उसके बाद है अधिकार परीक्षा। कोई किसी सरकारी पद को धारण करता है तो वो उसकी जो एलिजिबिलिटी है पद की, वो उसमें है कि नहीं, ये अधिकार परीक्षा रिट जारी करके पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 32 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा इम्पोर्टेंट है भाग 4। भाग 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी में इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 39 है निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जबकि 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कौन करेगा? राज्य करेगा। फिर कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 में दिया गया, जबकि आर्टिकल 42 में जो काम ये शिक्षा और लोक सहायता 41 के अंतर्गत प्राप्त कर रहे हैं, ये 42 में काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत और मानवोचित दशा वाला होना चाहिए। फिर आर्टिकल 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी। काम के बदले जो उसको वेतन दिया जा रहा है वो निर्वाह योग्य होना चाहिए, जिससे उसका गुजारा चल जाए। फिर उसके बाद 43 का है सिर्फ उनसे मजदूरी मत कराओ, उनको प्रबंधन में भी भागीदारी दो। तो आर्टिकल 43 का में दिया गया है। फिर 43 खा में सरकारी समितियों का गठन, ये 97 संविधान संशोधन से जोड़ी गई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 44, इसमें नागरिक सिविल संहिता। अभी दो ही राज्यों में है, उत्तराखंड और गोवा में। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 45। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के, 0 से 6 है, जबकि 21 ए में 6 से 14 है। और फंडामेंटल ड्यूटी का 11वीं जो ड्यूटी है उसमें भी 6 से 14, यहाँ पे 0 से 6 है, ये याद रखना। और ये तीनों जगह संशोधन किया गया 86 संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। फिर उसके बाद आर्टिकल 46 है कमज़ोर और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए राज्य प्रबंध करेगा, जिससे उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ये आर्टिकल 46 में दिया गया। इसी के अंतर्गत AWS को आरक्षण दिया गया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 48 का। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन जीवों का संरक्षण है। पर्यावरण के अंतर्गत ही वन और वन जीव आएंगे, तो इस प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण है, ये समझ लो। तो 48A में दिया गया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल 49, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं, तीन चीज़ों हैं, स्मारक, स्थल और वस्तुएं, इनका संरक्षण है। फिर 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर भाग 4 का को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। आरंभ में इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर 11वीं जोड़ी गई, कौन सी? कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार होगा कि उसे उसके अभिभावक शिक्षा प्रदान कराएं। तो ये 11वीं कब जोड़ी गई? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। फिर उसके बाद भाग 5 है, जिसमें संघ के बारे में बंद किया गया है। संघ की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर आर्टिकल 53 में, 52 के बाद 53 है, संघ की कार्यपालिका से किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात उसी के नाम पे सारे कार्य किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। 52-53। फिर उसके बाद 54 है, भारत का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होगा? निर्वाचन मंडल में
राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होंगे। और जहाँ जहाँ भी विधानसभा, यूपी में जहाँ भी विधानसभा, उसके भी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद जब निर्वाचक मंडल हो जाए, बन जाएगा, उसके बाद निर्वाचन की जीत, क्योंकि इसमें जनता भागीदारी नहीं करती है डायरेक्ट, तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और किस पद्धति से होगा? एकल संक्रमणीय पद्धति से। जब उसका चुनाव हो जाएगा तो उसकी पदावधि कितनी है? 5 वर्ष प्रथम बैठक से। फिर 57 में है, उसका क्या पुनर्निर्वाचन हो सकता है? हाँ, पुनर्निर्वाचन हो सकता है। पुनर्निर्वाचन के लिए भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन जबकि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बने हैं, तो इसके बाद वो नहीं बन सकते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 63 और 64, ये उपराष्ट्रपति के बारे में है। 63 में क्या दिया गया है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसको वेतन एज अ राज्यसभा के सभापति मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। यहीं पे याद कर लें, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ किस में दी गई हैं? 161 में दी गई हैं, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। और दोनों की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है? वो राज्यों से संबंधित कानूनों के लिए क्षमादान करेगा और राष्ट्रपति संघ सरकार से संबंधित कानूनों के संबंध में क्षमादान दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मृत्युदंड पे सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकता है और सेना संबंधी कोई भी अपराध के लिए दंड में क्षमादान सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो 52 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं, 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। इसके बाद इम्पोर्टेंट है मंत्रिपरिषद। 74 में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, यह आर्टिकल 74 में दिया गया, जबकि 75 में दिया गया है अन्य उपबंध। अन्य उपबंध में जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सभी मंत्री पद धारण करते हैं और मंत्रियों की संख्या अधिकतम 15% ही हो सकती है। ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, क्योंकि पहले बहुत से मंत्री बना दिए जाते थे सरकार सभी को साधने के लिए, तो इसके लिए लिमिटेड कर दिया गया 15% ही। अब कोई भी मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ये लोकसभा, सेंटर में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 76 है भारत का महान्यायवादी। ये संघ सरकार का वरिष्ठ सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और लोक संसद की किसी भी समिति का सदस्य भी हो सकता है, किंतु ये संसद में केवल मतदान नहीं कर सकता है और इसे सभी संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 78, सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और कभी कभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने गए, उसकी फ़ोटो वायरल होती हैं। तो ये आर्टिकल 78 के अंतर्गत जो भी सरकार निर्णय लेती है वो राष्ट्रपति को सूचित करेगी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है संसद किससे मिलकर बनेगी? संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। गठन किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में दी गई है? 80 में दी गई है, जबकि लोकसभा की संरचना 81 में दी गई है। पहले राज्यसभा की संरचना है, ये याद रखना, राज्यसभा 238 प्लस 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। कौन? राष्ट्रपति। किन क्षेत्रों से? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। जबकि जो 1/6
विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है, वो यही 4 क्षेत्र होंगे: साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है राज्यों में, कौन सा? ये जुड़ जाता है सहकारी समितियों से संबंधित। फिर उसके बाद आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है 85 और 86। 85 में संसद का सत्ता, सत्ता और स्थान और विघटन करने की शक्ति इसे है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अभिभाषण और संदेश भेज सकता है। और 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। तो इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल 85, 86 लिख लो यहाँ पे। 85 में क्या है? संसद का सत्ता, सत्ता और स्थान और विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जबकि 86 में क्या है? सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और 87 में क्या है? विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का कब होता है? जब नई लोकसभा का गठन होता है चुनाव के बाद, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के पूर्व राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करेगा। ये आर्टिकल 87 में दिया है। फिर उसके बाद आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस टाइम अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि है वो है 105, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। मतलब 40 दिन पूर्व, अगर सदन की कार्यवाही चल रही है, 40 दिन पूर्व कार्यवाही के और कार्यवाही के पश्चात किसी संसद सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 108, इसमें ज्वाइंट सेशन के बारे में। साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सेशन हो सकता है, और धन विधेयक के संबंध में कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को लगभग अब एब्सोल्यूट पावर है। तो संविधान संशोधन के संबंध में भी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि दोनों को समान अधिकार है। तो ज्वाइंट सेशन सिर्फ दो ही स्थिति में: वित्तीय विधेयक के संबंध में, फाइनेंशियल बिल, और दूसरा है साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है। और अब तक 3 बार बुलाया गया है: दहेज अधिनियम, कोटा और डाक अधिनियम। फिर उसके बाद है धन विधेयक, मतलब मनी बिल के संबंध में 109 में प्रक्रिया दी गई है कैसे मनी बिल पारित होगा। 110 में परिभाषा दी गई है कौन सा बिल मनी बिल होगा। और मनी बिल का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर निर्धारित करेगा कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहते हैं सामान्यतः। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जिसमें वो अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के किसी सत्र, संसद कोई एक सदन का एक, चाहे एक हो चाहे दोनों सदन, अगर शांति अवस्था में अर्थात उनका सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, तो वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 में, और राज्यपाल का 213 में है। फिर हम संघीय न्यायपालिका है 124 में, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये 124 में दिया गया है। एक अब अभी वर्तमान में कितने जज सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं? 33+1, एक CGI और अन्य जज। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर उसके बाद 127, तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जब कोरम, कार्यवाही का कोरम नहीं पूरा हो रहा हो, तो हाई कोर्ट के जज को CGI राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। फिर 128 है इम्पोर्टेंट, 126, 127 और 28। 128 में क्या दिया गया है? कोई भी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 129, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना, अर्थात वह अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। फिर उसके बाद है 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान CGI राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये कहीं भी बैठक बुला सकता है।
फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 131। इसमें आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता में सुप्रीम कोर्ट की एक तो फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई मामला है, और दूसरा केंद्र राज्य के मध्य, स्टेट और सेंटर के मध्य, सेंटर और स्टेट्स के मध्य एक से अधिक राज्य हों तब भी विवाद, तो आरंभिक डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। किंतु यहाँ पे अगर संघ शासित प्रदेश से संबंधित कोई विवाद है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता है, पहले हाई कोर्ट जाना होगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है 132, 133, 134। 132 में जो दिया है वो अपील है कैसी, लीगल मामलों के संबंध में। कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित है तो वो उसकी अपील 132 में, या कोई विधि से संबंधित, कानून से संबंधित कोई अपील है तो 132 में सुनवाई होगी। तो 133 में है सिविल मामलों में अपील, जबकि 134 में है क्रिमिनल मामलों में अपील। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल 137 है उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन 13 और 137 को मिला के पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है 141 है। 141 में सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई कार्यवाही होती है और उसमें जो भी जजमेंट होगा वो हाई कोर्ट पर बाध्यकारी होगा, अर्थात वैसा ही मामला कोई हाई कोर्ट में आता है तो उसी आधार पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे निर्णय दिया जा सकता है, तो इसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल 142, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एब्सोल्यूट पावर है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ कुछ भी बोल देगा तो वो कानून बन जाएगा। जैसे कि अयोध्या विवाद, मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को भी ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दी, तो इसी आर्टिकल 142 का प्रयोग करके। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 143 है। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सुझाव या परामर्श मांग सकता है, और यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ना बाध्य है देने के लिए और ना ही राष्ट्रपति यहाँ उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है समान स्थिति में। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कैग। कैग वेरी इंपॉर्टेंट, 148 में कैग के बारे में बंद किया गया, जबकि इसकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य 149 में दिया है। फिर भाग 6 राज्य के बारे में बंद किया गया है। कार्यपालिका के बारे में सबसे ऊपर कौन है, राज्यपाल। 153 में राज्यों का एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, ये आर्टिकल 154 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और 156 में राज्यपाल का पदावधि दी गई। सामान्यतः वो 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे तो हटा सकता है, अर्थात उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 161। यहाँ पे राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है मंत्रिपरिषद। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद के बारे में ओपन किया गया है, यहाँ राज्यों के बारे में भी। राज्य 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसके अन्य उपबंध 164 में दिया गया है। यहाँ भी मंत्रिपरिषद अधिकतम कितनी हो सकती है, लोकसभा विधानसभा का 15% ही हो सकती है। ये कब जोड़ा गया, 91st संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है महाधिवक्ता। जैसे वहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में 76 में, यहाँ 165 में आर्टिकल में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। राज्य का ये विधिक प्राधिकारी होता है, शीर्षस्थ। फिर उसके बाद है राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होगी। 168 विधानमंडल का गठन। और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6 ही राज्यों में है। यूपी से लगा हुआ यूपी में है, यूपी से लगा हुआ बिहार में है, यूपी बिहार में है। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक उससे लगा हुआ है। फिर नीचे है तेलंगाना में, और उससे लगा हुआ है आंध्र प्रदेश। विधान परिषद 6 राज्यों में ही है। फिर उसके बाद है,
तो अन्य राज्यों में क्या विधान परिषद बनाई जा सकती है? हाँ, बिल्कुल बनाई जा सकती है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? 169 में दिया गया है। और जैसे बनाई जाएगी वैसे ही खत्म की जाएगी। बनाई कैसे, अगर नहीं है किसी राज्य में विधान परिषद तो बनाई जाएगी, विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे और संसद को भेज दे, और संसद साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी, और ऐसी ही प्रक्रिया द्वारा खत्म भी की जा सकती है। फिर 170 में दिया गया विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना, अधिकतम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम अधिकतम 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। फिर उसके बाद विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना 1/3 सदस्य विधानसभा के चुनते हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय स्वशासित संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जबकि 1/12 ग्रेजुएट लोग चुनते हैं, और 1/12 ये टीचर्स, इंटर कॉलेज के टीचर्स करते हैं। और 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान तथा सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव 1/6 सदस्यों का चुनाव होता है। ये 172 में दिया है, ये विधान परिषद की संरचना 171 में दी गई। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 174, 175, 176। 174 में क्या दिया गया है? विधानमंडल का सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और राज्यपाल 175 के तहत अभिभाषण और संदेश भेज सकता है सदन को। और 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। जैसे राष्ट्रपति को दिया गया है वैसे ही राज्यपाल के पास है। और ये कब होगा? प्रत्येक विधानसभा, नई विधानसभा के गठन के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के पश्चात पूर्व। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है 178 है। यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यूपी के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200, राज्यपाल किस राष्ट्रपति के परामर्श के लिए, सुझाव के लिए कोई भी विधेयक को सुरक्षित कर सकता है। ये आर्टिकल 200 में दिया गया है। और राष्ट्रपति उस पर सहमति देगा 201 आर्टिकल का प्रयोग करके। जो सहमत देता है किस आर्टिकल में देता है? 201 में देता है। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट आर्टिकल राज्यों की उच्च न्यायालय। ये आर्टिकल 214 में है, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और फिर उसके बाद 215 इम्पोर्टेंट है, अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को वो दंडित कर सकता है। ये 215 में दिया गया है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि है 226, रिट निकालने की शक्ति। यहाँ पे रिट निकालने की शक्ति हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के संबंध में ही रिट जारी कर सकती है, जबकि अन्य विधिक उपबंधों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट उन पर भी रिट जारी कर सकती है फंडामेंटल राइट के अलावा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है रिट के मामले में। तो उसके बाद 233 इम्पोर्टेंट है। 233 में दिया गया है जिला एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 में दिया गया है। फिर उसके बाद भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें 239 ए में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। फिर उसके बाद है भाग 9। भाग 9 में पंचायतों के संबंध में उल्लेख किया गया है। पंचायत, ये भाग 9 कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन कौन होता है? जो वहाँ की उस पंचायत की जो निर्वाचक नामावली अर्थात वोटर लिस्ट होती है, उसमें जो भी लोग पंजीकृत होते हैं वो ग्राम सभा के पार्ट होते हैं। जबकि पंचायतों का गठन ये आर्टिकल 243 बी में दिया गया है। और पंचायत में कौन, पंचायत किससे मिलकर बनेगी? प्रधान और समितियों, वार्ड के जो अध्यक्ष होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है यूपी में, तो वो लोग 243 बी के तहत
पंचायत का गठन करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243D, इसमें SC ST और महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की गई है। महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की गई है। महिलाओं को रिजर्वेशन 1/3 दिया गया है, और जबकि SC ST को रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243I। आई में फाइनेंस आयोग है, राज्य वित्त आयोग के बारे में ओपन किया गया है, और जबकि 243K में निर्वाचन आयोग के बारे में ओपन किया गया है। फिर उसके 9 का भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया। इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फिर सहकारी समितियाँ 9 में जोड़ी गई, ये 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा जोड़ा गया। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में ओपन किया गया, और इसमें भाग 11 में कैसे संबंध, विधायी और प्रशासनिक संबंधों में, मतलब किसमें कानून कौन कौन बना सकता है, वो किसी, और 245 में दिया गया क्षेत्र के बारे में, अगर राज्य सरकार कानून बना रही किन क्षेत्रों पर प्रभावी होगा तो उस राज्य के अंतर्गत होगा, तो ये आर्टिकल 245 में दिया गया है। और संघ सरकार कानून बनाएगी तो पूरे भारतवर्ष के संबंध में लागू होगा। और 246 में दिया गया है किन विषय वस्तु पे कानून बना सकती है, और ये कहाँ पे दिया गया है, अनुसूची 7 में दिया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, तो ये विषय वस्तु है। ये आर्टिकल विषय वस्तु 246 में इसका बंद किया गया है। उसके बाद है 248 इम्पोर्टेंट आर्टिकल। 248 में कहा गया है कि अवशिष्ट विधायी, अवशिष्ट वित्त, मतलब ये तीनों अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो अनुसूची 7 में दी गई है, अगर उसमें भी कोई विषय नहीं है और नया विषय उत्पन्न होता है तो वो अवशिष्ट विषय में माना जाएगा, और उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। फिर उसके बाद आर्टिकल 249 वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पहले पारित किया जाएगा 2/3 बहुमत से, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। इसमें राज्यसभा की विशिष्ट पावर है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 252। 252 में 2 या अधिक राज्यों द्वारा अगर राज्य सूची के विषय पर सहमत दे दी जाती है तो संसद कानून बना सकती है। वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इम्पोर्टेंट 253 है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को अगर प्रभावी करना है तो संसद कर सकती है कानून बनाकर, और राज्यों की यहाँ सहमति आवश्यक नहीं है अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या लागू किया जा रहा है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है वित्तीय, भाग 12 में वित्तीय संबंध, इसमें इम्पोर्टेंट है 267 आकस्मिक नीति। आकस्मिक किसके, इसका संरक्षक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 280। 280 में वित्त आयोग के बारे में ओपन किया गया है। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 300 का। 300 का में संपत्ति का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट से हटाकर यहाँ 300 का में जोड़ा गया, और इसे अब वैधानिक या संवैधानिक अधिकार, अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 है, और इसमें आर्टिकल इम्पोर्टेंट जो कि है 312 है, अखिल भारतीय सेवाएं। 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी, IPS, IES, और उसके बाद तुम्हारा IFS। IFS मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस,
और अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में पहले लाया जाएगा, फिर उसके बाद लोकसभा में। यहाँ भी राज्यसभा की विशेष पावर है। और हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, 249 में। फिर उसके बाद है आर्टिकल 315 इंपॉर्टेंट है, जो लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें राज्य और संघ लोक सेवा दोनों आयोगों का गठन किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाएगा, उसको भी राष्ट्रपति ही हटा सकता है। नियुक्ति तो अलग अलग कर रहे हैं, राज्य की राज्यपाल कर रहा है, संघ का राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन हटाएगा कौन, दोनों को राष्ट्रपति ही हटा सकता है। फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 323 का और खा, ये भाग 14 का जोड़ा गया कब, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और का में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में संसद कानून बना सकती है, जबकि 323 खा के बारे में अन्य विषयों के संबंध में अधिकरण राज्य सरकार और संसद दोनों बना सकती है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल 324 से लेकर 329 है और ये भाग 15 से संबंधित है। भाग 15 में किस चीज़ का उल्लेख है, निर्वाचन आयोग का। फिर उसके बाद है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है भाग 16 से संबंधित। इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। 330 में SC/ST के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है लोकसभा में, और इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है अभी किस संविधान संशोधन द्वारा, 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और जबकि 331 में जो एंग्लो इंडियन 2 लोकसभा में नियुक्त किए जाते थे उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन की अब नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये किस आर्टिकल में दिया गया था, 331 में दिया गया है। 332 इसमें राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये किस आर्टिकल में दिया है, 332 में दिया गया। जबकि 333 में पहले एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, तो लेकिन इसको अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 338 है। 338 में SC आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। 338 का में ST आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है और यहीं पे 338 खा जोड़ा गया है। 338 खा में OBC को संवैधानिक, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और ये कब दिया गया है, 102वें संविधान संशोधन द्वारा OBC को अब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है आयोग को। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल 141 है। 141 में दिया गया है SC जातियां कौन सी होगी, जिन्हें राष्ट्रपति घोषित करेगा। और 342 में ST जातियां कौन सी होंगी, जिन्हें राष्ट्रपति घोषित करेगा। ये किस आर्टिकल में दिया है, 342 में। 341 में SC जातियों के संबंध में उपबंध किया गया है, जबकि 342 में ST। फिर उसके बाद है भाग 17 में क्या दिया गया है, संघ की भाषा। इसमें आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 350A। 350A में क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भाग 18 में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उसमें आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। आपातकाल कितने प्रकार के भारतीय संविधान में उपबंधित हैं, 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 में दिया गया है, और 356 में राज्यों में आपातकाल की स्थिति अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्यों में, ये किस आर्टिकल में, 356 में दिया गया है। जबकि 366 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बंद किया गया है। 352 में वर्तमान में है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अगर ये 3 चीज़ें होती तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। और पहले यहाँ जो सशस्त्र विद्रोह था, इसके स्थान पर आंतरिक अशांति थी,
जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। और 360 में जो वित्तीय आपातकाल के बारे में बंद किया गया है, इसे भी भारत में एक भी बार लागू नहीं किया गया। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट भाग हैं। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, और ये आर्टिकल इसमें 368 इम्पोर्टेंट 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 370 में जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध था, और 371 में पहले 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र एक थे। 1960 में गुजरात को अलग बनाया गया, और इसके संबंध में विशेष उपबंध किसमें किए गए? 371 में किए गए। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मान लो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, उसके ऊपर तुम्हारा मणिपुर है, फिर ये तुम्हारा नागालैंड है, ये बीच में तुम्हारा असम है, ऊपर तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है, ये तुम्हारा असम है। तो 371 का 371 का नागालैंड में हो। 371 का किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। और 371 खा तुम्हारा किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। 371 खा किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। तो 371 गा तुम्हारा मणिपुर से संबंधित है। फिर उसके बाद है 371 घा, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से संबंधित है। 371 घा ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और 371 अंगा ये किससे संबंधित हैं? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय से। जबकि तुम्हारा अगर ये मान लो यहाँ पे बांग्लादेश है, 371 चा किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। और 371 छा किससे संबंधित है? ये मिजोरम से संबंधित है। जबकि 371 जा किससे संबंधित है? ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 झा ये गोवा राज्य से संबंधित है। 371 झा किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। और 371 इया ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से 371 इया किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बनाने को आ जाता है, बार बार पूछ लेता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो तुम्हारा है संक्षिप्त नाम 393 आर्टिकल में दिया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम किसका? संविधान का, भारत का संविधान। तो 393 में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। प्लीज़ ऐसा करें जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और अन्य विषयों पे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।